नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार जीके विद भावना स्वामी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपन लोगों ने साइकोलॉजी की 8 क्लासें हैं वो पढ़ ली है और आज पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले सब लोग लाइव आ जाइए, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट और फटाफट से कर दीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आज की क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली क्लास है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास कोई भी भाई बहन बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें लॉस मेरा नहीं आप लोगों का है, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए सब लोग, कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि भाई अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होती है। एज ए टीचर सोच के देखिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या होगी। ऑप्शन ए आपकी नौकरी, ऑप्शन बी आपकी गरिमा या मर्यादा, ऑप्शन सी छात्रों का विश्वास, या ऑप्शन डी उसकी शिक्षण के प्रति यानी आपकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो सबसे ज़्यादा जो एज ए टीचर सोच के देखें तो वैल्यूएबल चीज़ होती है छात्रों का विश्वास गेन करना, ठीक है। स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है वो एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। भाई स्टूडेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, हाँ भाई सर हमें सारा सिलेबस कवर करवा देंगे, अच्छी तरह से करवा देंगे, ये भाई अपन अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ऐसे करके मतलब सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ होती है एक टीचर के लिए वो होती है उसके छात्रों का उस पर विश्वास, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक अच्छा अध्यापक कौन होता है, एक अच्छा अध्यापक कौन होता है ये पूछा है, ठीक है। एक अच्छा अध्यापक कौन होता है भाई, एक अच्छा अध्यापक होता है या ऑप्शन ए में दे दिया मेधावी या परिश्रमी हो। क्या वह एक अच्छा अध्यापक होता है जो परिश्रमी और मेधावी हो। हाँ, ये एक अच्छे अध्यापक के गुण हो सकते हैं जो मेधावी और परिश्रमी हो। और ऑप्शन बी में दे दिया अपने विद्यार्थियों से सच्चे लगन रखता हो, ऑप्शन सी में दे दिया सदा जीवन व्यतीत करता हो, ऑप्शन डी में दे दिया अपने विषय में प्रवीण हो। वैसे तो ये सारी जो खासियत है वो एक टीचर, अच्छे टीचर में होती है, लेकिन इन चारों में से दी बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। हम ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अपने विद्यार्थियों से सच्चे लगन रखने वाला अध्यापक एक अच्छा अध्यापक होता है, ठीक है। फिर पढ़े क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के प्रचार और प्रसार से क्या होता है। भाई ये तो आप सभी लोग जानते हैं, भाई शिक्षा के प्रचार प्रसार से क्या होगा। शिक्षा के प्रचार प्रसार से सबसे पहले मेन चीज़ होती है, एक तो लोकतंत्र मजबूत होता है हमारा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है भाई लोग हैं वो अंधविश्वासों को कम मानने लग जाते हैं, यानी अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है हमारे देश में अभी भी, और प्राचीन में तो शायद बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी बहुत कम है अंधविश्वास, लेकिन है ज़रूर। तो भाई शिक्षित एरिया होगा, शिक्षित लोग होंगे तो वो जानने लग जाएंगे क्या सही है क्या गलत है, कौन ढोंगी है कौन सही है, ठीक है। तो जो अंधविश्वास है उसमें कमी आएगी। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है वो होगी कि आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। भाई शिक्षित होंगे लोग तो बेरोजगारी तो घटेगी ना, रोजगार की श्रेणी में अपन लोग आने लग जाएंगे, ठीक है। फिर बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि आप स्कूल के बाहर, मान लो आप एक टीचर हो, ठीक है। एज ए टीचर सोचिए कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे। यदि कोई छात्र आपको स्कूल के बाहर मिल जाता है स्कूल टाइम के बाद, तो भाई आप अगर आपको स्कूल टाइम के बाद एक छात्र मिल जाता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे। ऑप्शन ए है अजनबी की तरह, ऑप्शन बी है उससे बात पढ़ना पसंद नहीं करोगे, ऑप्शन सी है बहुत गंभीर होकर व्यवहार करोगे, ऑप्शन डी है एक मित्र की तरह व्यवहार करोगे। भाई सिंपल सी बात है, मान लो एज ए टीचर मैं खुद को सोच के देखूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। एज ए टीचर मैं सोच के देखूँ कि भाई, तो भाई सिंपल सी बात है मैं उससे बहुत गंभीर होकर बात करूँगी, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण क्या होता है, शिक्षण क्या है ये पूछा है, ठीक है। शिक्षण क्या होता है भाई, व्हाट इज शिक्षण। तो भाई शिक्षण क्या एक कला है। जी नहीं, शिक्षण एक कला है। वैसे कला है लेकिन
इसमें जो 4 ऑप्शन है दी बेस्ट आपको चूज करना है। क्या एक क्रिया मात्र होती है शिक्षण? जी नहीं। एक तपस्या है? जी नहीं। तो शिक्षण है क्या? तो शिक्षण एक कौशल है। क्या है? शिक्षण एक कौशल है, ध्यान में रखना। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो या छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। भाई शिक्षा सार्थक अर्थ अपना कब देती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे दिया कि भाई पाठ्यक्रम केंद्रित हो तो शिक्षा सार्थक होगी। जी नहीं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वो एक छात्र केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वो छात्र केंद्रित हो। ठीक है, आगे समझ में बात। तो हम ऑप्शन बी को करेंगे लॉक और इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का उत्तरदायित्व या दायित्व किसका होता है? भाई शिक्षण के जैसे कोई टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, एक स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है। तो पढ़ाते टाइम उसके बीच कोई भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो नहीं पता स्टूडेंट्स को, उनके दिमाग में होता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या ये क्या चीज़ होती है, भाई हम लोग नहीं जानते हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का उत्तरदायित्व किसका होता है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है प्रधानाचार्य का, ऑप्शन बी में दिया है शिक्षकों का और ऑप्शन सी में दिया गया है सरकार का, ऑप्शन डी में दिया गया है शिक्षाविदों का। तो भाई फटाफट से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो भाई प्रधानाचार्य का ये उत्तरदायित्व नहीं होता है, क्योंकि प्रधानाचार्य तो बहुत सारे काम में अपने बिजी होते हैं, ऑफिस के अंदर उनको बहुत सारे काम होते हैं। वो ऐसे हर क्लास के अंदर जा जा के नहीं देख सकते भाई कि क्या समस्या आ गई क्या। ठीक है, तो सरकार तो इसमें करेगी भी क्या? भाई एक टीचर पढ़ा रहा है और उसके जो पढ़ाते टाइम कोई शिक्षण है, मतलब शिक्षण के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो या तो इस प्रॉब्लम का छात्रों को पता होता है या शिक्षक को। तो छात्रों को तो ये नहीं पता भाई ये क्या चीज़ होती है, तो इसे बताने का जो दायित्व है, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दायित्व किसका होता है? एक टीचर का होता है। ठीक है, किसका होता है? एक टीचर का होता है ये दायित्व। ठीक, फिर इसी के साथ बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? एक टीचर है, वो स्कूल में अपने क्लासरूम में कैसा बिहेव कर रहा है, उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं और वो किस प्रकार से छात्रों को शिक्षा दे रहा है, किस प्रकार से उनको पढ़ा रहा है, इसका जो मूल्यांकन है सबसे बेस्ट मूल्यांकन कौन कर सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? यही है कि भाई शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? क्या एक प्रधानाचार्य कर सकता है? तो भाई प्रधानाचार्य तो मैंने बताया कि ऑफिस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, प्रधानाचार्य तो उनको करने में व्यस्त होते हैं। ठीक है, वैसे तो हो सकता भाई टीचर है वो अपने स्कूल में लेके आए हैं तो उनको तो पता है, लेकिन फिर भी एक शिक्षक के सबसे क्लोज कौन रहते हैं? उसके छात्र ही तो रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टीचर का जो योग्यता है और उनका जो बिहेव है बच्चों के साथ स्कूल में, जैसे उन्होंने कैसा माहौल बना के रखा है, उनकी कैसी इमेज है, वो किस प्रकार से नई नई विधियों से बच्चों को पढ़ाते हैं और किस प्रकार से उनको समझ आता है, उनको समझाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज करते हैं, यानी वो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जो मूल्यांकन कर सकता है वो कर सकता है उनके शिष्य। ठीक है, वो कौन कर सकता है? उनके शिष्य हैं, उनको पता होता है भाई ये टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, इसमें ये योग्यता है, ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, और मतलब ये जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मूल्यांकन कर सकते हैं वो उनके शिष्य हैं। ठीक है, आगे समझ में। फिर इसी के साथ बढ़े क्वेश्चन नंबर 9। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाई खुद के ओपिनियन से बताइए कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। शिक्षा का उद्देश्य इतना ही नहीं होता है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य इतना ही नहीं होता है कि भाई शिक्षा ग्रहण कर ली और उसके बाद नौकरी, बस यहीं तक शिक्षा है। जी नहीं। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, जी नहीं, इतना ही तो नहीं होता है शिक्षा का उद्देश्य। फिर ऑप्शन सी छात्रों को साक्षर बनाना, फिर बालकों का सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास के अंदर ये जो ऊपर दिए गए हैं तीनों ऑप्शन शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन डी को हम करेंगे लॉक। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए?
एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते टाइम किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक के उद्देश्यों को, ऑप्शन बी छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को, ऑप्शन सी शिक्षण अनुसंधानों को, या ए और बी दोनों। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी को करेंगे लोग। ए और बी इसमें दोनों है, शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए और छात्रों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियां, उनकी योग्यताएं, उनको ध्यान में रखकर ही किसी पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। फिर बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। भाई एक स्कूल का प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? एक प्रधानाचार्य है वो कैसा होना चाहिए, ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है छात्रों के लिए प्रेरणादायी, या अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या सभी। भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सही आंसर सब लोग अच्छा देंगे मुझे पता है, क्योंकि एक प्रधानाचार्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? उनके अंदर होना चाहिए सबसे पहले बात वो छात्रों के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए। फिर ऑप्शन बी कि भाई अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखता हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, ठीक है, समानता का भाव रखता हो। ऑप्शन सी है एक कुशल प्रबंधक हो, वो कैसा हो? एक कुशल प्रबंधक हो, एक प्रधानाचार्य, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया लोग, और इसी के साथ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक केंद्रित, ऑप्शन डी बालक केंद्रित। भैया आपके अनुसार बताइए शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए भाई बालक केंद्रित। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए बालक केंद्रित, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? एक टीचर का सबसे जो श्रेष्ठतम गुण है वो क्या होता है? भाई एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होता है ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ऑप्शन बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, ऑप्शन सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार, ऑप्शन डी अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका सही आंसर हमें बताना है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है? तो एक अध्यापक का भाई श्रेष्ठतम गुण होता है अध्यापक के जो शायद इसमें यहाँ ये दिया गया है भाई एक स्टूडेंट का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है, ठीक है, ये दिया गया है शायद। तो भाई एक स्टूडेंट का श्रेष्ठतम गुण होता है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है। और एक अध्यापक का भी श्रेष्ठतम गुण होता है एक अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? एक अध्यापक है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ऑप्शन ए समाज और छात्रों के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य के प्रति, ऑप्शन सी अभिभावकों के प्रति, और ऑप्शन डी सरकार के प्रति। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर होगा समाज और छात्रों के प्रति है वो एक अध्यापक को उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पर आगे हैं कि ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने या पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का मूल कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है स्कूल का निरस वातावरण, ऑप्शन बी है छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, ऑप्शन सी है छात्रों का अध्यापकों से डरना, ऑप्शन डी कोई मतलब सारे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। भाई सबसे मेन चीज़ होती है स्कूल का निरस वातावरण, ठीक है। स्कूल का निरस वातावरण है, इसकी वजह से बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं भाई स्कूल के वातावरण की वजह से, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ये पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, ऑप्शन बी कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, ऑप्शन सी अध्यापक के कार्यों की सराहना करना, ऑप्शन डी अच्छा वेतन देकर। भाई एक शिक्षक है
उसकी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। तो एक शिक्षक की कार्य क्षमता तब बढ़ती है, यानी उसके अंदर हौसला, आप उसको मतलब सिंपैथी दीजिए, आप उनको हौसला दीजिए, भाई आप अच्छा पढ़ा रहे हो, मतलब उनके कार्य के सराहना करेंगे तो भाई अध्यापक है वो अपनी मेहनत, अपना काम दुगना कर देगा हमारे लिए। भाई अच्छा कार्य कर रहा है और हम उसकी सराहना कर रहे हैं तो वो डबल मेहनत करेगा, हमें डबल रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाने का मूल मंत्र होता है अध्यापक के कार्यों की सराहना कीजिए। भाई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो मत कीजिए, अगर कोई अध्यापक अच्छा पढ़ा रहा है तो उसकी सराहना ज़रूर कीजिए, ताकि वो हमारे लिए और ज़्यादा मेहनत करे, हमें और अच्छा शिक्षण प्रदान करे, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़िए आगे। तो आप लोग भी मुझे हौसला दीजिए और वीडियो को कर लीजिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? महिलाओं के लिए है, ये पिछड़ों के लिए है, बालकों के लिए, या दोनों के लिए? भाई ए और बी दोनों ऑप्शन हम यहाँ लॉक करने वाले हैं, ठीक है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाएं और पिछड़े, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? वाह जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मूल कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना। ऑप्शन बी है शिक्षा का व्यापक प्रसार। ऑप्शन सी है उद्देश्यहीन शिक्षा। ऑप्शन डी है घटिया स्तर की शिक्षा। तो इसका जो हम ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्योंकि उद्देश्यहीन शिक्षा होने के कारण शिक्षित बेरोजगारी फैली हुई है, ठीक है। क्योंकि उद्देश्यहीन शिक्षा होने के कारण शिक्षित बेरोजगारी फैली हुई है। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि, हमें शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए, हमें एजुकेटेड क्यों बनना है, हमें हमारा मूल उद्देश्य क्या है शिक्षा ग्रहण करने का? तो शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। वैसे तो 19 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसके अंदर सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि यही शिक्षा, एक तो शिक्षा हमें विद्वान बनाती है, शिक्षा स्वावलंबी बनाती है, शिक्षा अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम करेंगे ऑप्शन जो स्टीक, इसका जो ऑप्शन है सबसे अच्छा उत्तर है वो चूज करना है। वैसे तो ये सारे अच्छे हैं, लेकिन इनमें से जो दी बेस्ट आंसर है वो हमें चूज करना है, तो हम करेंगे ऑप्शन बी को, ठीक है। शिक्षा हमें स्वावलंबी यानी एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। फिर इसी के साथ बढ़ने आगे। प्रश्न संख्या 20 देखो, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व है वो सबसे उत्तम माना गया है? ऑप्शन ए है प्रभुत्ववादी। ऑप्शन बी है सभी का मिला जुला रूप। ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक। ऑप्शन डी है प्रयोजनवादी। भाई किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व है वो हमें स्वावलंबी बनाता है? प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या होगा? तो भाई लोकतांत्रिक, ठीक है। ऑप्शन सी को करेंगे लोग। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व है यानी लोकतांत्रिक, कैसा लोकतांत्रिक जो शिक्षा नेतृत्व है, कक्षा का नेतृत्व है वो हमें अच्छा लगता है, वो उत्तम माना गया है, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 21 देखो, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या है या किससे संबंधित है? ये डिसलेक्सिया है वो एक प्रकार से मान लो रोग है, एक रोग मान लो, ठीक है। यानी क्या ये मानसिक विकार से संबंधित है? डिसलेक्सिया है वो क्या मानसिक विकार से संबंधित है, गणितीय विकार से संबंधित है, पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से? भाई ये जो डिसलेक्सिया है ये पठन विकार से संबंधित है। किससे? पठन विकार से ये संबंधित है, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 22 देखो, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? भाई विशेष रूप से ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध है वो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 22 है, उसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरे बच्चों के समान होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 23 देखो, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत
किया जा सकता है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो भाई श्यामपट्ट को किस शिक्षण सामग्री के समूह के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए श्रव्य साधन है, ऑप्शन बी दृश्य साधन है, ऑप्शन सी दोनों है। भाई जो श्यामपट्ट है उस पर लिखा जाता है, ये हमें पता है। एक टीचर है वो श्यामपट्ट पर लिखता है और हम उसे देखते हैं। सुनते तो टीचर की बातों को है लेकिन हम देखते श्यामपट्ट पर है, ठीक है। तो ये एक दृश्य साधन है। श्यामपट्ट क्या है? एक दृश्य साधन है। तो ऑप्शन बी है वो, उसको कर लेंगे दिमाग के अंदर पूरी तरह से लॉक। और इसी के साथ बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 24 देखो, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन है वो शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन है वो शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो भाई 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा श्यामपट्ट पर लिखना। दूसरी बात प्रश्नों को हल करना, तीसरी बात प्रश्न पूछना। तो इन सभी को हम लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को कर लेंगे लॉक। और इसी के साथ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका प्रतिपादन किसने किया? 8 क्लासें पिछली हो चुकी है और आज ये हमारी 9वीं क्लास है, ठीक है। यानी 8 क्लासें हम लोगों ने पढ़ ली, उनमें ये क्वेश्चन सही सही बताना, ये क्वेश्चन 8 क्लासों में कितनी बार आ चुका है? भाई 2 या 3 बार तो कम से कम 8 क्लासों में दे चुकी हूँ मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप लोग उनको विजिट कीजिए और देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन उनमें पूछे गए, अच्छे लेवल के आंसर है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये की गई थी फ्रोबेल के द्वारा। किनके द्वारा? फ्रोबेल के द्वारा ये जो किंडरगार्टन पद्धति है ये प्रतिपादित की गई, ठीक है। ध्यान में रखना, बहुत बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आप लोगों के सामने लाने का यही मेरा मकसद है, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते, आप क्या करोगे? एक अभिभावक है वो आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आते, तो आप क्या करोगे? भाई बच्चे की उपेक्षा करोगे, उसको मारोगे पीटोगे क्या? नहीं। तो अभिभावक को कुछ लिखोगे चिट्ठी वगैरह? जी नहीं। तो आप क्या करोगे? भाई अगर कोई बात नहीं, एक अभिभावक है, कुछ जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो किसी वजह से नहीं आ पाते हैं स्कूल में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जब हम फ्री हों, हमें टाइम निकाल के उनसे खुद मिलने जाना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बढ़िया इलाज है इसका, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा किस चीज़ में? स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। कौन सा ऑप्शन है उसको करें लोग, बताइए कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे हम? तो हम करेंगे लॉक भाई ऑप्शन बी को, ठीक है। एक असंगठित घर से आने वाला बच्चा है वो मतलब फ्रेश माइंड से फ्रीली नहीं पढ़ पाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में उसे बाधा आएगी। तो इसी के साथ बढ़े आगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करोगे? भाई हम ऐसा काम करेंगे जिससे वो छात्र अधिक प्रगति कर सके, और हमारा काम क्या होता है? उसे गाइड करना, उसे अनुप्रेरित करेंगे ताकि वो अधिक प्रगति कर सके, ठीक है। तो हम ऑप्शन सी को करेंगे लॉक। और इसी के साथ बढ़े आगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है क्या कहा जाता है? वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है क्या कहलाता है वो? तो भाई वो कहलाती है, 29 नंबर क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो ऐसी अवस्था होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया, किसके द्वारा? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर होती हैं, ये सबको पता है। लेकिन ये सबसे पहले जो बात कही जिसने पहचाना, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम बताइए भाई, किन्होंने पहचाना था?
तो वो हुए हैं पियाजे। कौन हुए हैं? पियाजे हुए हैं, जिन्होंने बच्चों के जो 4 सुस्पष्ट स्तर हैं बौद्धिक विकास के, उनको पहचाना। ठीक है, फिर इसी के साथ बड़े 31 नंबर क्वेश्चन देखो। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 31 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो भाई अग्रस्क्रिय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अग्रस्क्रिय होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो भाई बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय या उसके क्लासरूम में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी को करेंगे लॉक। और इसी के साथ बढ़े 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना है को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी को कर लेंगे लोग। और इसी के साथ बढ़े आगे 34 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा के विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को के लिए उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। भाई सिंपल से बात है, प्रश्न पूछना। तो ऑप्शन डी को करेंगे लोग। और इसी के साथ बढ़े आगे 35 नंबर क्वेश्चन है, परिवार साधन है। परिवार साधन है, तो परिवार किसका साधन है? 35 नंबर क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिवार साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। भाई परिवार किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। तो ऑप्शन ए को कर लेंगे लॉक। और इसी के साथ बढ़े आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है या कर सकता है। एक जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके या उन्हें अच्छी कहानियां सुना के। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को कर लेंगे लोग। और इसी के साथ बढ़े आगे। भाई आदर्श रूप में बिहेव करके एक शिक्षक है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को डेवलप कर सकता है। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? एक जो टीचर है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो भाई सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। एक शिक्षक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए ये होता है भाई विद्यार्थियों के अंदर जो पढ़ते टाइम, उनको लिखते टाइम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करना, ये एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। भाई बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी कब होता है, मतलब उसका जो निर्माण है वो कब होता है? भाई बच्चों में संवेगात्मक समायोजन है वो प्रभावी कब होता है? जब व्यक्तित्व निर्माण में, एक तो तब होता है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी कक्षा शिक्षण में, ऑप्शन सी अनुशासन में, यानी उपरोक्त सभी को हम करेंगे लॉक। और इसी के साथ बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा या अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। भाई बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीजन है भाई प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है ये, यानी मातृभाषा में जो मदर लैंग्वेज है हमारी उसमें हम शिक्षा देते हैं किसी बच्चे को, तो भाई प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? एज ए टीचर सोच के देखिए, श्यामपट्ट पर लिखते टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वैल्यूएबल चीज़ होती है वो होती है भाई लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। एक टीचर के लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, यही जो मेन चीज़ होती है श्यामपट्ट पर लिखते टाइम। ठीक है, फिर इसी के साथ 41 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, समाज के सभी वर्गों का होता है। भाई
आदर्श परिवार का थोड़ी ना होता है, अकेले का थोड़ी होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व अकेले का थोड़ी होता है, छात्र छात्रा, ये सारे जो तीनों चीजें आती है वो आती है समाज के सभी वर्गों में। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का जो कल्याण होता है। ठीक है, फिर इसी के साथ बढ़े आगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किस चीज को देंगे? तो भाई एक अध्यापक के रूप में हम किस चीज को प्राथमिकता देंगे? हम देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार को। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को कर लेंगे लोग। भाई एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार को। ठीक है, फिर बढ़े आगे 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके अध्यापन करते टाइम यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करोगे? भाई मान लो आप पढ़ा रहे हो, एज ए टीचर सोच के देख लो, आप पढ़ा रहे हो शाम पट पर और आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, या मतलब ऐसे बुक से पढ़ा रहे हो और कोई बोलते टाइम कोई त्रुटि हो जाती है, या किसी चीज़ को बताते टाइम, किसी क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आप उसे गलत बता देते हो, तो आप क्या करोगे? भाई ऑप्शन ए में दे दिया, भाई दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आओगे। ठीक है, या छात्र को चुप रहने के लिए कहोगे, या फिर मतलब बाद में मिलने के लिए कहोगे कक्षा के बाद, या फिर भाई अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगे। भाई सिंपल सी बात है, हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मेरे को अब पढ़ाते टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, तो मैं लास्ट में ऐसे बोलती हूँ, भाई जो भी मिस्टेक हुई हैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मिस्टेक होना स्वाभाविक है। मेरे से नहीं, आपसे नहीं, सबसे एक ना एक दिन मिस्टेक होती है, मतलब कोई ना कोई मिस्टेक तो होती है, मिस्टेक होना स्वाभाविक है। तो भाई हम क्या करेंगे, अगर हमसे मिस्टेक हो रही है तो हम भाई हाथ जोड़ के बोल देंगे, भाई हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं हमारे मिस्टेक को। ठीक है, फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? भाई आपको पता चला भाई आपके जो स्कूल में प्रधानाचार्य हैं वो कोई संस्था में गलत काम कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, क्या पहला स्टेप ये उठाओगे, या उन्हें समझाने का प्रयास करोगे, ये पहला स्टेप होगा आपका, या अनदेखी करेंगे, इग्नोर करेंगे, ये पहला स्टेप होगा, या ये होगा? भाई सिंपल सी बात है, हमारा पहला स्टेप होगा, हम उन्हें समझाएंगे, भाई सर ये गलत है, आप जो संस्था के अंदर कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है, आपकी इमेज खराब हो रही है, आप जो काम कर रहे हो इससे साइड इफेक्ट पड़ रहा है। यानी हम उन्हें समझाएंगे, भाई आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तो प्लीज़ इसे ना करें। ठीक है, फिर इसी के साथ 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में होनी चाहिए, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या उपरोक्त सभी के हाथ में? 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, यहाँ जवाब नहीं देना है। ठीक है, आप लोग इसका जवाब दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ बढ़े आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करोगे? अगेन ये क्वेश्चन आ गया, हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया है। तो भाई यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है, किसी वजह से नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप खुद उनसे मिलने जाओगे, यही जो सिंपल। फिर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है ऑप्शन ए शिक्षण समय में कमी, ऑप्शन बी छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, ऑप्शन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, ऑप्शन डी प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा। ठीक है, यदि टीचर के बीच संघर्ष होगा तो सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा छात्रों के बिहेव पर। ठीक है, फिर इसी के साथ बढ़े आगे, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय होती है? छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी जो भूमिका है वो सराहनीय होती है? 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षक की अपनी योग्यता, या शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। भाई ऑप्शन डी को कर लेंगे लॉक, बहुत ही अच्छा आंसर है कि भाई शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता है वो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनकी सराहनीय है। किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी एडलर, ऑप्शन डी बटलर। प्रश्न संख्या 49 बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट होता है? तो जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ये बात कही थी किसने? प्लेटो ने।
किसने कही थी भाई? प्लेटो ने ये बात कही थी। ठीक है, आ गया समझ में। फिर इसी के साथ बढ़े आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हर्बर्ट। हर्बर्ट हुए हैं जिन्होंने सीखने के 5 चरण बताए थे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। डेली 8:30 AM को क्लास होती है और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट और प्यार के बिना तो कुछ संभव नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और शेयर ज़रूर करना क्लास को आज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।